Hello everyone, welcome to Gautam Education, Class 12th Biology, Chapter 4 Reproductive Health. हेल्थी पर्सन, जब आप पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली आप फिट होते हैं तो ऐसे पर्सन्स को हम हेल्थी पर्सन कह सकते हैं। यहाँ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जो लास्ट 3rd चैप्टर तक हम पढ़ के आए हैं वो पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में ही था। तो आप सभी को पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपको रिप्रोडक्शन पता है मीन्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और किस तरीके से आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा उसी पर बेस्ड है। फर्स्टली आप सभी नोट करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसीज़, है ना। डिसीज़ किसे कहते हैं? डिसीज़ कैन बी डिफाइन एज अ डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन ड्यू टू एनी रीज़न। हमारे बॉडी ऑर्गन का किसी भी कारण से सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाना, उसी को हम कहते हैं डिसीज़। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी ऑर्गन है, अगर एक भी ऑर्गन उनमें से सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसे हम डिसीज़ कहते हैं। ओके, एंड अगर हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हेल्थी तरीके से सारे वर्क कर रहा है मीन्स हम पूरी तरीके से डिसीज़ लेने से हम हेल्दी हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, reproductive health mean a total well-being in all respect, physical, emotional, behavioral and social। ठीक है, हम कहते हैं लाइक हम लुक वाइज अच्छे दिख रहे हैं, हम फिट दिख रहे हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ हम फिट हैं। अगर हम पूरी तरीके से हम हमेशा हैप्पी रहते हैं तो हम कह देते हैं कि हम फिट हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ आपका अगर हम एस्पेक्ट देखें तो सभी कुछ है। लाइक फिजिकल, आप बॉडी से भी आपको फिट होना ज़रूरी है। इमोशनल, आपका इमोशन पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। आपका बिहेव सभी के साथ हैप्पी होना ज़रूरी है। एंड सोशली, सोशल मीन्स आप कहीं भी सामाजिक किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी से भी सोशली आप मिल रहे हैं तो आपका वहाँ आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप में वेल डेवलप्ड हैं मतलब आप एक हेल्थी पर्सन हैं। और यहाँ पर अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम मेनली क्या बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो उसी हेल्थ को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ करते हैं। बट वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें एक मेजर रोल प्ले करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, बिहेवियर हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो के साथ साथ आप देखते हुए नोट्स भी प्रिपेयर करें। फर्स्ट आपकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, डिफाइन डिसीज़, तो आपको यही डिसीज़ की डेफिनेशन देना है। देन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी है। आप इसे भी नोट करें। हाईलाइट पॉइंट जो हैं आप उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ केवल उसी पर अटेंटिव रहें। नेक्स्ट आपको दिया गया है सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ स्टडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसका महत्व क्या है। तो यहाँ कुछ महत्व दिए गए हैं। इट एम्स, सिग्निफिकेंस एंड नोट आपको दिया गया है क्यों हमें ज़रूरी है ये सभी पढ़ना। तो यहाँ आपको दिया गया है इट एम्स फॉर अवेयरनेस अमंगेस्ट मेल्स एंड फीमेल फॉर हेल्थी रिप्रोडक्शन। मेल्स एंड फीमेल को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर करना, हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में उन्हें अवेयर करना। इट एम फॉर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लोगों में जागरूकता फैलाना बर्थ कंट्रोल के बारे में, बर्थ कंट्रोल की जानकारी देना, उसकी क्या क्या जो आपके प्रोसेस है वो होती है उसके बारे में उन्हें अवेयर करना। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्लीनिंग और हाइजीन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के बारे में, उनके क्लीनिंग और उनके हाइजीन के बारे में लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाना। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। लोगों को आपको जागरूक करना कि किस तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और आगे चल के STDs का रूप ले सकता है। एक STDs फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ ना। सेक्स ऑर्गन के कारण जो भी बीमारी इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है उसे कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STDs। इट ऑल्सो प्रोवाइड नॉलेज टू पीपल टू मैनेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सभी लोगों में एक नॉलेज प्रोवाइड करवाना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपका सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो कौन कौन से डिसऑर्डर आपकी बॉडी में हो सकते हैं।
Then next, it aim for awareness about family planning, due to which it become possible to provide better educational facilities to children. फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी देना मीन्स आप जब भी लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा जो चैप्टर है बायो में हम जब भी पढ़ रहे हैं तो आप इसके बारे में आपको एक नॉलेज मिल रहा है कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जा सकती है और किस तरीके से हमारी आगे आने वाली जनरेशन को हम इस टाइप का एजुकेशन दे सकते हैं ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी कोई समस्याएं किसी भी जनरेशन में जनरेट ना हो। तो फैमिली प्लानिंग करना, देन फैमिली प्लानिंग में शॉर्ट फैमिली के बारे में लोगों को जागरूक करना और जो चिल्ड्रंस आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको एक अच्छी एजुकेशन देना ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम्स यहाँ बताई गई है, जो मैं आपको टिक करके बता रही हूँ आप वही लर्न करेंगे। फर्स्ट दी गई है अर्ली मैरिज, चिल्ड्रन वर मैरिड एज सुन एज दे अटेन प्यूबर्टी, है ना, जिसको हम बाल विवाह कह सकते हैं। अभी हम देखें तो मॉडर्नली बहुत कम देखने को मिलता है, पर फिर भी जो छोटे एरिया हैं, जो छोटे गांव वगैरह हैं, वहाँ आज भी ये मिथ्स देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है, वो प्यूबर्टी एज तक पहुँचते ही नहीं, उसके पहले ही उनकी शादी हो जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ना समझने की। सेकेंड, किड पेरेंट, जब बच्चों की शादी हो जाएगी देन वो खुद ही एक बच्चे की एज में होंगे और उनके ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ना। यहाँ यही बताया गया है, चाइल्ड मैरिज रिजल्टेड इज हैविंग चिल्ड्रन इवन व्हेन द पेरेंट्स वर देमसेल्फ किड्स, मतलब जो बच्चे हैं उन्हीं की शादी कर दी गई है और फिर वो जब प्यूबर्टी की एज तक पहुँचते हैं और लाइक उनकी आगे की जनरेशन आ जाती है, तो अभी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ गई है कि जिसके बारे में उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है। Career, after marriage, the couple would unable to continue their study so that their career would be blocked, especially of the female. शादी के बाद मीन्स कपल जो रहते हैं उनका करियर एक तरीके से उस पर बैरियर लग जाता है। लाइक यहाँ फीमेल के बारे में दिया गया है, तो वैसे तो शादी के बाद फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा होती है कि आगे पढ़ाई नहीं करना है, आगे जो स्टडी चल रही थी उसको वहीं पर ब्लॉक कर देना है। तो फिर यहाँ पर जो करियर रहता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आगे स्पेशली यहाँ फीमेल के बारे में बताया गया है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती है और वहीं उसका करियर ब्लॉक हो जाता है। टीनेज लेडी, द टीनेज फीमेल वुड नॉट फिजिकली फिट टू बियर फीटस एंड नरिश इट प्रॉपरली। कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो जो लड़की होती है वो जल्दी मदर बन जाती है, मीन्स मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन वो उसके लिए फिजिकली फिट नहीं होती है। फीटस को बियर करने के लिए, फीटस मतलब जो बेबी होने वाला रहता है उसके लिए वो तैयार नहीं होती है, उसकी बॉडी तैयार नहीं होती है एंड वो प्रॉपरली जो फीटस होगा उसको भी नरिश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी तो उसकी खुद की बॉडी कैपेबल नहीं है उस चीज़ के। तो फिर दोनों ही वो क्या हो जाएंगे, वीक, मदर भी वीक रहेगी एंड फीटस भी, जो आने वाला बेबी है वो भी वीक रहेगा। देन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और इसका रिजल्ट क्या होगा, लाइक जब एक मदर ही कैपेबल नहीं है ना अपने बच्चे को जन्म देने के या उसका पालन पोषण करने के, तो फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो वो वीक रहेंगे, अदरवाइज द रेट ऑफ MMR एंड IMR आर हाई, है ना। यहाँ पर MMR का मीनिंग होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है मृत्यु दर। तो अगर मदर की भी डेथ हो सकती है उसमें, इसके भी चांसेस होंगे। एंड देन IMR का फुल फॉर्म यहाँ दिया है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब आने वाला जो बेबी है वो बच्चा, तो यहाँ पर उस बच्चे की भी डेथ हो सकती है और मदर की भी डेथ हो सकती है, दोनों ही यहाँ पर रिस्क रहेगी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब यहाँ पर अगर पेरेंट्स ही पॉपुलेशन के बारे में अवेयर नहीं है तो यहाँ पर पॉपुलेशन का बढ़ना पॉसिबल है, तो फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या हम देखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और किस तरीके से इन्हें दूर किया जा सकता है यहाँ पर बताया गया है। लाइक यहाँ हमें फर्स्ट दिया गया है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, है ना। आपको याद रखना है, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इंडिया ही पहली कंट्री है जिसने पहली बार एक प्रोग्राम लॉन्च किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए।
जिसे नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन 1951। आपसे अगर फर्स्ट कंट्री पूछी जाती है मीन्स हमारे अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए पहला प्रोग्राम ही इंडिया में चलाया गया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना, बढ़ती जा रही है। तो हमारी पॉपुलेशन को किस तरीके से, इंडिया में पॉपुलेशन को किस तरीके से हम कम करें। तो लाइक 1947 में हमें फ्रीडम मिली एंड 1951 में ही हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया जिसको नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ताकि हमारी पॉपुलेशन को कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू बी लॉन्च प्लान एंड प्रोग्राम टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। फॉर दिस अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन 1951 एंड इट प्रोग्रेस हैज़ बीन रेगुलरली मॉनिटर्ड। ठीक है, 1951 में सभी याद रखेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया। क्यों चलाया गया? ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सभी लोगों में अवेयरनेस हो और हम कंट्रोल कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया 1951 में, और उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटरिंग किया गया कि उसका रिजल्ट क्या रहा है ना। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अगर चलाया गया है तो क्या रिजल्ट निकला है उसका, मीन्स हमारी पॉपुलेशन में कंट्रोल हुआ नहीं, तो उसके लिए मॉनिटरिंग भी की गई। लेकिन हम देख रहे हैं तो कंटिन्यू हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मीन्स हमारे यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर पा रही है। तो यहाँ पर और भी हम बहुत सारे अलग अलग मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आपको अभी फर्स्ट याद रखना है 1951 में पहला प्रोग्राम चलाया गया अवेयरनेस के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। In 1997, a more comprehensive and improved program was also launched under the name of Reproductive and Child Health Care RCH। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाने के बाद यहाँ पर एक और नेक्स्ट सेकेंड प्रोग्राम चलाया गया 1997 में, जिसे नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इट हैज़ 3 गोल्स। इसके 3 मेन उद्देश्य थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, फर्टिलिटी रेगुलेशन मीन्स यहाँ पर जो फर्टिलिटी की रेट होती है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, फर्टिलाइजेशन की रेट को रेगुलेट करना, एंड चाइल्ड केयर, किस तरीके से चाइल्ड का केयर किया जाता है उसके बारे में जानकारी देना। तो ये 3 मेन गोल थे RCH के 1997 में से स्टार्ट किया गया। फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोग्राम वुड बी लॉन्च्ड अंडर 3 प्रोग्राम्स गोल्स ऑफ RCH। ठीक है, अब आप ये याद रखें जो आपको हेडिंग दी गई है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन सभी को आपको गोल्स ऑफ RCH के लिए याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द गोल्स ऑफ RCH, तो ये सारे गोल्स हैं RCH को क्यों लॉन्च किया गया, तो ये कुछ उद्देश्य हैं जिसके कारण उसको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट, जनरल अवेयरनेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी आर इंगेज्ड इन द क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about various aspects of reproduction with the help of audio-visual aids, print media and primary health center। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना, ये एक बायो में ही इसको स्पेशली पढ़ाया जाता है, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत कम पढ़ाया जाता है और बायो में भी इसको अवॉइड किया जाता है। बट ये वाला चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, एक तो ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से मदर और फादर उन दोनों का हेल्दी होना ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन का हेल्दी होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आगे आने वाली जनरेशन को किस तरीके से हम ये सारा नॉलेज प्रोवाइड करें, ताकि आगे ऐसी लाइक अभी जो पॉपुलेशन कंट्रोल एक प्रॉब्लम बन चुकी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जनरल अवेयरनेस जगाना लोगों में, यहाँ पर बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी चलाई जा रही हैं, किस तरीके से इसके लिए अवेयरनेस जगा सकते हैं। तो यहाँ दिया गया हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ऑडियो मीन्स FM वगैरह पर जो एड चलते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं विजुअल एड्स, TV वगैरह में जो इससे रिलेटेड एड आते हैं अवेयरनेस के, प्रिंट मीडिया, हम बुक में लाइक ये हम जब बुक में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आगे चल के बन सकती है ना। अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक बहुत ही हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही खतरनाक समस्या साबित हो सकती है। तो इसके लिए हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए। बुक वगैरह में, न्यूज़पेपर में इसके एड्स आते हैं ताकि लोग अवेयर रहें।
एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। एक हेल्थ सेंटर की किस तरीके से छोटे बच्चे की केयर की जानी चाहिए, मदर की केयर की जानी चाहिए, तो उसके लिए हेल्थ सेंटर ओपन होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो उनसे हमें जानकारी लेनी चाहिए जिस भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो एक ये जनरल अवेयरनेस हो गई। देन रोल ऑफ एल्डर्स, द पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड सेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू यंग चिल्ड्रंस। 11th-12th में जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्हें तो ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, तो उन्हें तो इसके बारे में अवेयरनेस रहेगी कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है। और स्टूडेंट्स को भी फ्रेंकली जो भी इसके बारे में डाउट है टीचर से पूछना चाहिए और टीचर्स को भी उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ और रोल दिए गए हैं, लाइक पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, मतलब बच्चे को जो भी उसके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं तो पेरेंट्स को उसे फ्रेंकली जवाब देना चाहिए ताकि बच्चा हेजिटेट ना रहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में और वो अवेयर रहे हर एक चीज़ के लिए। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। स्कूल में बायो का तो ठीक है क्योंकि बायो में ये चैप्टर हमें दिया ही गया है, तो बायो में तो हम पढ़ेंगे इसे बायोलॉजी में। बट एक अदर एजुकेशन के थ्रू यहाँ पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे जानी चाहिए, ताकि अभी भी हम जो देखते हैं बच्चों के साथ जो इस टाइप के क्राइम हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और नहीं उनके पेरेंट्स को है। तो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मिलेगी तो वो फैमिली में ही अगर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आगे बच्चों के साथ कोई क्राइम होना पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये एजुकेशन स्कूल्स में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो जो पुरानी मिथ से चलते आ रहे हैं, जो भी मिसकॉन्सेप्शन है उससे उसको इग्नोर करें और एक सही नॉलेज उनको मिले। फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन, द फर्टाइल पीपल्स एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, है ना। अगर पेरेंट्स ही अनएजुकेटेड होंगे तो बच्चे को क्या सिखाएंगे, वैसा होता है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो मैरिजेबल एज ग्रुप हैं, मीन्स जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो पेरेंट्स बन चुके हैं, तो उन्हें वो एजुकेटेड होंगे तभी वो अपने बच्चे को या आगे आने वाली जनरेशन को नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उनका एक नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बर्थ कंट्रोल के बारे में उन्हें नॉलेज होना एक ज़रूरी प्रोसेस हो जाती है। रीज़न फॉर फर्टिलिटी कंट्रोल, क्यों फर्टिलिटी को कंट्रोल करना जरूरी, इसके कारण उन्हें पता होने चाहिए। केयर ऑफ वुड बी मदर्स, फिर उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो मदर्स बनने वाली लेडी है उसको किस तरीके से उसकी केयर की जानी चाहिए। लाइक आज भी अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन चलते हैं और साथ ही साथ सही तरीके से मदर को केयर नहीं मिल पाती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो मदर वीक हो जाती है या आने वाला जो बेबी होता है वो वीक होता है, या फिर वो दोनों ही, जैसे यहाँ हमने अभी पढ़ा MMR और IMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ये अभी हमारे यहाँ पर बहुत हाई हो चुका है, बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे गाँव वाले एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मदर को उसकी केयर नहीं मिल रही है, इन्फेंट को केयर नहीं मिल रही है और उसका रिजल्ट ये होता है कि उन दोनों की डेथ हो जाती है या उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जब यहाँ आपने कहा केयर ऑफ वुड बी मदर, मतलब जो मदर बनने वाली उसकी केयर करना, और उसके बाद पोस्टनेटल केयर मीन्स जब बेबी हो चुका है तो उसके बाद मदर की किस तरीके से कैसे केयर की जानी चाहिए, चाइल्ड की किस तरीके से केयर की जानी चाहिए। RCS से हमें ये पता लगता है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर हमें इसके बारे में अवेयर करता है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, जो मदर बनने वाली लेडी है उसको किस तरीके से केयर करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मदर मिल्क बच्चों के लिए ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड, है ना। अभी तो लाइक मॉडर्न फेज में हम बात करेंगे तो बहुत कम ऐसा हो गया है, सभी है ना, जो फीमेल होते हैं और मेल होते हैं दोनों ही बच्चों को इक्वलिटी देते हैं। बट फिर भी कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में छोटा माना जाता है। तो ये इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को एक सही तरीके से बचपन में जो कह सकते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए। डिज़ायर साइज ऑफ फैमिली वेयर एवरी चाइल्ड कैन बी गिवन ड्यू अटेंशन, केयर एंड एजुकेशन। फिर यहाँ पर पेरेंट्स अगर एजुकेटेड रहेंगे तो वो अपने हर एक चाइल्ड को, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट फैमिली की प्लानिंग करनी चाहिए
ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए इसमें। और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उनको इक्वलिटी के साथ उनको हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा मिल रही है और एक को कम मिल रही है, सभी को आपको कॉमनली इक्वलिटी के साथ उन्हें केयर करना है। तो ये सारे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के सारे एम्स दिए गए हैं। देन नेक्स्ट दिया गया है अनकंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अभी जो टाइम में अनकंट्रोल हो चुकी है ना, कंट्रोल उस पर से एक तरीके से हट चुका है, क्योंकि दिन पे दिन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एवरीबडी शुड नो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल इविल्स। हर एक व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए अनकंट्रोल पॉपुलेशन के हार्मफुल इफेक्ट का। अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट पर, नेचर पर ही उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। और वो गलत इफेक्ट क्या रहेगा कि बहुत सारे हमें उसकी अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम सभी को अवेयर रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। और अगर हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, अनकंट्रोल हो गई पॉपुलेशन, तो कितनी सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में बढ़ सकती है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तभी है ना, जब हमें किसी हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पता होगा तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब तक हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट पता नहीं होंगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे। तो हमें सभी को, चाहे कोई व्यक्ति एजुकेटेड है या नहीं है, लेकिन उसको हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में पता होना जरूरी है। रिसर्च, गवर्नमेंट एंड NGO सपोर्ट द researches going on the field of reproductive health care such as development of new method of contraceptive and medicines। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी चल रही है, बहुत सारे NGO चल रहे हैं जो आपको इन सभी बारे में जानकारी देते हैं, सभी का एक सही नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे कॉन्ट्रासेप्टिव और कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है उसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI है ना, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म CDRI है। लखनऊ हैव बीन डेवलप्ड अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल विच इज़ नेम्ड एज सहेली है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तैयार किया गया है लखनऊ में, जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके थ्रू। और उन्होंने एक मेडिसिन चलाई है जिसका नाम है सहेली, जो आपके बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। तो यहाँ ये सारे एम है जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके आगे का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से रीड करिए एंड आप नोट्स प्रिपेयर करिए। आई होप आपको ये पूरा जहाँ तक का टॉपिक हमने समझा है वो आपको क्लियर होगा। थैंक यू।